हेलो स्टूडेंट्स, दिस अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय एमपीडीएलएड का प्रोफेशन इंग्लिश का यूनिट 2। जी हाँ, यूनिट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये सब आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि इस विषय का पहला यूनिट का एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं लाया हमने, सीधा दूसरा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लूप्रिंट के अनुसार यानी कि यहाँ पर 5 इकाई होती है इस विषय में। प्रोफेशनल इंग्लिश में टोटल 5 यूनिट्स है, लेकिन जो एमसीक्यूज आते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आता है, वो केवल इकाई 2 और इकाई 5 से आते हैं। और इकाई 1 से कुछ नहीं आता, इकाई 3 से भी कुछ नहीं, इकाई 4 से भी कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर नहीं आता, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम वो यूनिट के एमसीक्यू वीडियोस नहीं ला रहे हैं, सीधा इकाई 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो होने वाली है इसका मैं पहले ही स्टार्ट कर दूं, इसके ब्लूप्रिंट के बारे में बता ही दूं सीधा सीधा, इसके अंक योजना यानी किस इकाई से कितना आता है। तो देखिए, पहली जो इकाई है इसका नाम है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, जहां से 0 मार्क्स यानी कि कोई एमसीक्यू नहीं आता। फिर इकाई 2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग, वहां से मात्र 2 नंबर के एमसीक्यू जो आज हम पढ़ेंगे, 2 एमसीक्यूज आने वाले हैं। और फिर इकाई 3 रीडिंग, कोई एमसीक्यू नहीं, कोई एमसीक्यू यहां से नहीं आएगा। इकाई 4 राइटिंग, यहां से कोई एमसीक्यू नहीं आता, यहां से सब थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। और इकाई 5 वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जी हां, यहां से आपको 3 नंबर के एमसीक्यूज मिलते हैं। यानी जो इकाई 1 है कोई एमसीक्यू नहीं, इकाई 3 कोई एमसीक्यू नहीं, इकाई 4 कोई एमसीक्यू नहीं, यानी सिर्फ इकाई 2 और इकाई 5 यहीं से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं। और आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। सीधा बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमने एमपीडीएलएड का फुल कोर्स जी हां लॉन्च किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड करें और वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। उसके बारे में वीडियो के एंड में भी बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। तो सबसे पहले यहां पर आप देखोगे डबल इंटेड कॉमा वाला क्वेश्चन, यानी कि भाई ये किसी ना किसी का स्टेटमेंट जरूर होगा, परिभाषा जैसा होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स, हमारे विचारों का, थॉट्स का व्हीकल यानी आप कह सकते हो साधन है। And feelings and for stories whether true or not, and grammar is the machinery by which that vehicle is set in motion। जो हमारे मन में विचार आते हैं वो विचार जो है हम भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। तो हमारे विचारों का जो साधन है वो भाषा है, और वो सही दिशा में जाए, हमारे विचार वो सही दिशा में चलती रहे शुद्ध रूप से, उसके लिए रहता है व्याकरण। तो ये जो परिभाषा दी है, ये जो डेफिनेशन दी है, किसने दी है? ये डेफिनेशन दी मेनन एंड पटेल। किसने दी है भाई? मेनन एंड पटेल ने। जी हाँ, मेनन एंड पटेल ने परिभाषा दी कि जो लैंग्वेज है वो व्हीकल हमारे थॉट्स और स्टोरीज का, और ये सही डायरेक्शन में सही चल रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं, इसको नापने के लिए ग्रामर होता है। तो ये जो डेफिनेशन दी है किसने दी है? मेनन एंड पटेल ने। आगे बढ़ेंगे, अब इसका इस्तेमाल करके आप थ्योरी वाले क्वेश्चन भी लिख सकते थे, ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता था। तो ट्रांसलेशन इज ऑफ टाइप्स, ट्रांसलेशन कितने प्रकार का होता है? ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद जो किया जाता है, उसका अनुवाद जो किया जाता है वो किस में है ना, किसी भी भाषा का किसी दूसरे भाषा में अनुवाद को ही ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये जो अनुवाद या जो ट्रांसलेशन है वो कितने प्रकार का होता है? वो होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, या फिर हिंदी का हिंदी में ही ट्रांसलेशन, सरल भाषा में, इंग्लिश से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार से लगभग और भी कई प्रकार के इसमें होते हैं डिटेल में, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। हम बस इतना जान लेंगे कि ट्रांसलेशन 3 प्रकार का होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट भाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर आर देयर? कितने प्रकार का ग्रामर यानी कि व्याकरण, जी हाँ, ये जो व्याकरण होता है, अंग्रेजी का जो ग्रामर होता है वह कितने प्रकार का होता है? तो वो कुल होता है 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5। जी हाँ, 5 प्रकार का ग्रामर यानी व्याकरण जो होता है अंग्रेजी में होता है। अब ये सब का सब अलग अलग टाइप से होता है, पर हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमें बस इतना ही सवाल देखना है कि ग्रामर कितने प्रकार का रहता है। अगला सवाल देखिए, अब ये भी इंटरमीडिएट कॉमा में है, यानी ये भी किसी डेफिनेशन परिभाषा होगी। तो पढ़ते हैं, वी राइट द स्पोकन वर्ड्स, हम बोले गए चीजों को लिखते हैं। द रिटन और द प्रिंटेड वर्ड्स आर नथिंग बट ए सिंबल ऑफ द स्पोकन वर्ड्स, जो लिखी गई चीजें वो है क्या? वो कुछ नहीं है, बस बोली गई चीजों का ही सिंबल है। मैं जो बोलूंगा वही लिखा जाएगा। तो जो लिखी हुई चीज है वो कोई बहुत अच्छी, मतलब बहुत महान, बहुत बड़ी चीज ऐसी नहीं है कि इसके बारे में बहुत हुआ बनाया जाए। लिखा वही जाता है जो बोला जाता है, यानी बोली गई चीज को ही सिंबॉलिक रूप में लिख दिया गया। तो वही जो परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा एफजी फ्रेंच के द्वारा दी गई है। ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा किसने दी? एफजी फ्रेंच, ठीक। तो भाषा के ऊपर जो परिभाषा, बोले गए शब्दों को ही सिंबल में, चिन्हों में प्रयोग करके लिखना, वही क्या कहलाता है? ये जो परिभाषा दी है यहां पर किसने दी है? एफजी फ्रेंच ने दी है। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रीडिंग, करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। करेक्ट हैबिट्स यानी सही अंग्रेजी बोलने की जो आदत है वो धीरे धीरे कम हो रही है। रिटार्डेशन मतलब होता है कमी। रिटार्डेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? कमी। तो सही अंग्रेजी भाषा बोलने में जो दिन ब दिन कमी आते जा रही है, वो कमी क्यों आते जा रहे भाई? तो वो कमी आ रही किसके वजह से? रीजनल इन्फ्लुएंस,
क्षेत्र में अंग्रेजी को ही बोल लो, लेकिन जिस इलाके में रहते हैं उस भाषा का असर दिखाई देगा, तो ये सही बात है। फिजिकल डिसेबिलिटी, लोग फिजिकली भी डिसेबल होते हैं जिसकी वजह से वो सही अंग्रेजी को सही तरीके से नहीं बोल पाते। फिर रिट्रैक्टिव इनहिबिटेशन, भाई वो अपना नहीं पाते ढंग से अंग्रेजी भाषा को, अपने भाषा में अपनाएंगे अंग्रेजी को, ठीक है। और ऑल ऑफ द एबोव, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबोव, सही उत्तर ये सारे जो कारण आपको दिख रहे हैं तीनों, ये सारे कारण रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिटार्डेशन ऑफ करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इन्हीं वजहों से हम सही अंग्रेजी, शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे, आजकल दिन ब दिन कमी आती जा रही है। नेक्स्ट, विच इज द सेंटेंस कॉल्ड फॉलिंग इंटोनेशन, कौन सा सेंटेंस है जो बता रहा है कि इंटोनेशन फॉल हो रहा है। इंटोनेशन का मतलब क्या है, जो भाषा में बोली में उतार चढ़ाव होता है उसे इंटोनेशन कहते हैं। तो वो इंटोनेशन चढ़ाव नहीं, उतार में है, गिर रहा है, फॉलिंग इंटोनेशन। तो कौन सा शब्द यहां बोल रहा है, तो यहां देखो, प्लीज ब्रिंग मी कप ऑफ टी, ब्रिंग मी सम बुक सुन, टेक दिस बुक, ऑल ऑफ दी वो। अब यहां पर आप देखोगे तो प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, यानी आपको कुछ बोल के रुकना पड़ा। तो ये सिर्फ एक मात्र ऐसा सेंटेंस आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको थोड़ा सा गिरना पड़ा, रुकना पड़ा, आवाज को गिराना पड़ा, खुद नहीं गिरना पड़ा, अपनी आवाज इंटोनेशन को गिराना पड़ा। तो कौन सा था, प्लीज, क्योंकि प्लीज किसी से बोलोगे तो गुस्से से नहीं बोलोगे ना, प्लीज मेरे को दो, ये प्लीज मुझे दे दो, है ना। तो भाषा को उस प्रकार से कि अनुरोध करने का, तो यहां से पता चलता है कि हमारा इंटोनेशन, हमारा टोन वो डाउन है, फॉलिंग है, गिरता हुआ है, तेज आवाज नहीं होगी यहां पर, ठीक है, क्योंकि प्लीज बोल रहे हैं। तो सही उत्तर यही होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। करेक्ट हैबिट जो अंग्रेजी की, तो हमने जस्ट पढ़ा, क्या होगा इसका, ऑल ऑफ द एबोव। जी हाँ, अभी जस्ट हमने इसको एमसीक्यू को पढ़ा था, अभी ये रिपीट हुआ है एमसीक्यू, अभी इसके पहले ही पढ़ा था हमने इसको, ठीक है। ये सारे कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला, द साउंड ऑफ इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू, अंग्रेजी का जो साउंड या ध्वनि है उसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, भाई उसे बांटा जा सकता है दो भागों में, है ना। साउंड को वॉवेल और कॉन्सोनेंट में बांटते हैं। अंग्रेजी की जो भी शब्द होते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट, दो इसमें वर्णमाला अल्फाबेट, पता ही होगा आपको। तो अंग्रेजी में जितने भी साउंड हैं उन्हें या तो कॉन्सोनेंट बोलते हैं या तो वॉवेल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो भागों में बांट दिया जाता है। तो साउंड्स ऑफ इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स या टू पार्ट्स, ऐसा बोल सकते हैं। विच टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, साउंड कितने हैं टोटल, इंग्लिश में कितने नंबर ऑफ टोटल साउंड्स हैं बताएंगे, 12, 20, 8, 44। तो ये उत्तर जो है आपको देना है, सही जवाब कमेंट में लिखिए, कमेंट द करेक्ट आंसर, कमेंट में सही जवाब लिखिए। याद रखिएगा ये आपके लिए है, मैं नहीं बताऊंगा इसमें। भाई अंग्रेजी आप सबने पढ़ी है, थोड़ा रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए, है ना। तो भाई इसको आप कमेंट कीजिए कि ये सवाल है, विच ऑफ द टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में कितने साउंड हैं, 10, 20, 40, 50, जो आंसर दिया है 12, 20, 8, 44, कितने साउंड इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये इसको आपको सही जवाब कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ स्पीच, स्पीच का भाग नहीं है, बोलने का पार्ट नहीं है, इसमें से कौन सी चीज है, लेग, टंग, वोकल कॉर्ड, लिप्स, लिप्स होठ का इस्तेमाल करते बोलने में, वोकल कॉर्ड यानी गले में जो होता है, एडम सेपल जिस कहते हैं, वोकल कॉर्ड उसका इस्तेमाल करते हैं, टंग जीभ का इस्तेमाल करते हैं, लेग भाई बोलने का पैर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा, लेग, लेग का इस्तेमाल नहीं होता स्पीच में, याद रखिए, बाकी सबका इस्तेमाल होता है, लेग का इस्तेमाल नहीं होता। तो सही उत्तर क्या होगा यहां पर कि भाई सही उत्तर होगा लेग, यानी लेग का इस्तेमाल स्पीच में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश। अब वॉवेल देखो, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 26, ठीक है। अब इसमें से हम निकाल देंगे भाई वॉवेल, वॉवेल कितने होते हैं भाई, 5 वॉवेल होते हैं। तो 26 में से 5 गया तो बचा 21, 21। तो यहां पर आप देखेंगे तो कोई यहां पर करेक्ट आपको दिखेगा नहीं, कोई करेक्ट आंसर है नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, 21 भाई। 21 जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, बाकी 5 क्या होते हैं, वॉवेल साउंड होते हैं। क्लियर, तो सही जवाब ये होगा। और ये जवाब सही है कि नहीं कमेंट में जरूर बताना कि सर आपने 24 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, 21 नहीं, या फिर 21 से करेक्ट आंसर है, या आप अपने हिसाब से कमेंट करके देखिए। चलिए देखते हैं, इस पर डिबेट करते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है, बहस कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What is essential to acquire a good pronunciation in English language? अंग्रेजी भाषा में अच्छा उच्चारण सीखने के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। What is essential है ना, क्या सबसे जरूरी है ताकि आप अंग्रेजी में अच्छे से प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कर पाए, अच्छे से उच्चारण करना सीख जाए अंग्रेजी में, इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। तो इसमें क्या, लॉट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट, यानी कि खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। ए लॉट ऑफ सिस्टमेटिक एफर्ट, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना सीखना होगा। फिर ए लॉट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो और या फिर ऑल ऑफ देव, या तीनों करने पड़ेंगे। तो सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही कहा, आप सभी ने समझ गए होंगे, सही जवाब होगा तीनों। जी हाँ, इसमें खूब सारा कॉन्शियस एफर्ट भी चाहिए, इसमें खूब सारा सिस्टमेटिक एफर्ट भी चाहिए, साथ ही साथ इसमें रेगुलर प्रैक्टिस भी चाहिए। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा,
हमारा ऑल ऑफ दी एबो। सही उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबो। यानी ये सब करेंगे, ये तीनों के तीनों, तब जाके हमें भाई करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आएगा, तब जाके गुड सही प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम कर पाएंगे अंग्रेजी में। क्लियर इज दैट? चलो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला देखिए, द लेटर्स AEIOU। अभी पांचों क्या है तो आप जानते होंगे, ये पांचों क्या है? ये पांचों जो हैं इन्हें कहा जाता है वोवेल्स। क्या कहा जाता है? वोवेल्स कहा जाता है भाई। ठीक है, AEIOU ये पांच क्या है? वोवेल्स है। ठीक है, ये W बनने में भाई दिक्कत, हाँ वॉवेल्स हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? वॉवेल्स। और इसके अलावा जो बच जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? कॉन्सोनेंट। और ये AEIOU क्या है? ये वॉवेल्स है। और मेरा एक सवाल है आपसे कि भाई ये जो AEIOU है इसको ही वॉवेल क्यों कहते हैं? ठीक है, इसको ही वॉवेल क्यों कहते हैं, बाकी को वॉवेल क्यों नहीं कहते? इनका वॉवेल नाम क्यों पड़ा? और इन पांचों अक्षरों में क्या खास बात है? AEIOU अगर मैं आपको बता दूं इसमें सबसे खास बात क्या है, तो इस AEIOU को बोलने के लिए आपको अपना मुंह बंद नहीं करना पड़ेगा, एंड मुंह खुला रख के बोल सकते हो। जैसे A B, आप मुंह खुला रख के B नहीं बोल सकते, जैसे मुंह खुला B बोल ही नहीं सकते, मुंह बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो पांच अक्षर दिख रहे हैं आपको AEIOU, इनको बिना मुंह बंद किए भी आप बोल सकते हैं। अपनी जीभ को बिना अपने टंग को बिना इसमें ताड़ी में सटाए ही आप इसको बोल सकते हैं। तो ये कुछ खासियतें हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए। ठीक है, तो ये थोड़े से अलग हैं, इससे इनको वॉवेल में रखा जाता है। उसके पीछे के एक बेसिक कारण और भी कारण है, पर एक कारण मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए, द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अदर देन वॉवेल्स आर कॉल्ड। वॉवेल्स के अलावा जो लेटर बचते हैं, और ऐसे वॉवेल कितने हैं? AEIOU 5, और उसके अलावा जो बच गए वो क्या कहलाते हैं भाई? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट, सबको पता है। ठीक, या कॉन्सोनेंट के अलावा बदल सकता है सवाल, द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अदर देन, वॉवेल की जगह यहां काट देता और क्या लिखता? कॉन्सोनेंट, है ना। कॉन्सोनेंट के अलावा जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें वॉवेल्स बोलते हैं। तब सही उत्तर ये होता है। क्लियर? अभी सही उत्तर क्या है? अभी सही उत्तर हमारे हिसाब से भाई क्या होगा यहां पर? वॉवेल्स के अलावा तो कॉन्सोनेंट। सही उत्तर क्या होगा? D, कॉन्सोनेंट। क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक, अगला देखिए, द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्पीच। स्पीच के बेसिक कंपोनेंट में से इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? स्ट्रेस, पोयम, रिदम, इंटोनेशन। बोलने में भाई स्ट्रेस, जोर देना, भाई रिदम यानी लय, और इंटोनेशन यानी आवाज ऊंचा नीचा करना, उतार चढ़ाव। पोयम कविता नहीं, ये बोलने का भाग नहीं है, बोलने से कविता लिखी जाती है। तो पोयम जो है ये हमारा कंपोनेंट ऑफ स्पीच नहीं है, इट्स नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्पीच। यानी बोलने के लिए पोयम की आवश्यकता नहीं है। जिनको पोयम नहीं बोलना आता, कविता नहीं भी बोलते भाई, वो भी फिर भी बोल सकते हैं ना। तो पोयम जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा कि ये स्पीच का बेसिक पार्ट नहीं है। इट इज नॉट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्पीच। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो अब बढ़ेंगे। तो भाई ये हो गया भाई हमारा दूसरी इकाई के पहला वीडियो होगा, क्योंकि इकाई 1 से कोई एमसीक्यू आता नहीं है, इससे डायरेक्ट दूसरी इकाई में आपके लिए लेकर आया। तो इस दूसरी इकाई के प्रोफेशनल इंग्लिश यूनिट 2 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपके सामने करा दिए। इन क्वेश्चन से ही आपको दोनों में 100% गारंटेड आएंगे, और इन क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके भी आप कई सारे थ्योरी क्वेश्चन लिख पाओगे, बाकी यूनिट्स में भी और इस यूनिट में भी। तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, और ये सबसे कठिन यूनिट में से एक है। सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल होते हैं, सप्लीमेंट्री आती है इसी विषय में आती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो जैसा कि पहले बताया था कि भाई मध्य प्रदेश डीएलएड का संपूर्ण कोर्स, जी हां, मध्य प्रदेश डीएलएड का संपूर्ण कोर्स, और वो भी विद 1 ईयर वैलिडिटी। ध्यान रखेंगे, विद 1 ईयर वैलिडिटी। ठीक, विथ 1 ईयर टोटल वैलिडिटी के साथ हमने कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें, और ये कोर्स भी नवीन सत्र का होगा, जिसमें आपको भाई मिलेगा क्या? नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, ये सब, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशन, गेस्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज की पीडीएफ, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र एक कोर्स में। पिछले साल 13,000 से ज्यादा छात्रों ने 90% स्कोर किया था हमारे चैनल से। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, इस बार आप भी उस बैच में शामिल हो सकते हैं, 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, या प्ले स्टोर से भी आप स्टडी क्लास का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर ले, वहां पर रजिस्टर करके, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली आपको 30% ऑफ मिलेगा। तो कोई कूपन कोड मत डालिएगा, स्किप कीजिए, डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना है, 30% की छूट मिल जाएगी। ये जो ऑफर है, होली ऑफर, सिर्फ सीमित समय के लिए है, तो जल्दी करें और अपने डीएलएड की सफलता की तैयारी 100% शुरू कर दे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।